नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि हम जो जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए करा रहा था उसका आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। ध्यान रखिएगा, भूगोल का हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा और इसमें भी हम 50 प्रश्न लगभग कवर किया जाएगा। यानी कि 2 प्रैक्टिस सेट हम कर लेंगे तो लगभग 100 प्रश्न हमने कवर कर लिया है, ये समझेंगे। और एक चीज़ आपको बता दें कि किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे आप किसी भी चीज़ की, तो आपको उसके रिलेटेड नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा। लिंक इस वीडियो में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाकर फ्री में नोट्स ले सकते हैं। बाकी चीज़ इसकी भी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से चले जाइएगा टेलीग्राम पर। आज हम फिर से 50 प्रश्नों को कवर किया जाएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि इतनी मेहनत से मैं प्रैक्टिस सेट बनाता हूँ, PDF बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो इतना तो हमारे लिए आप लोगों का कर्तव्य ही होता है करने के लिए। तो वीडियो को पूरा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास ताकि हमारा परिवार धीरे धीरे बड़ा हो, ताकि आने वाले समय में भी हम जो भी सुविधाएँ और दूँ उससे ज़्यादा सुविधाएँ आपको फ्री में देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्त सीधे चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पर। और प्रैक्टिस सेट दूसरा का प्रश्न नंबर पहला प्रश्न कह रहा है कि सिगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित है। हालांकि थोड़ा इटपटा लग रहा था। सिगरेनी खदानें किस राज्य में है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, उत्तर आपको ही चुनना है। तो चलिए बताइएगा इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसका सही होगा तेलंगाना राज्य में सिगरेनी खदानें पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है। तो इसमें से कौन सी चोटी जो है नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है वो आपको बताना है। तो कौन सी नहीं है, विकल्प आपके सामने है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, वो है कामेंट जो चोटी है, जो चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है। बाकी तीनों चोटियां जो ऊपर की हो गई ये तीनों नेपाल में हैं। तो ध्यान रखिएगा तीनों चोटियां कहाँ पर हैं, नेपाल में हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए नेपाल में कई चोटियां हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि मकालू का नाम आता है, फिर अन्नपूर्णा का नाम आता है, और एक इसमें दिया गया अन्नपूर्णा दिया ही गया है, माउंट एवरेस्ट दिया ही गया है, और एक और भी आता है धौलागिरी जो है। ये 4 चोटियाँ जो फेमस हैं नेपाल में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी हमें पर्वत से रिलेटेड वीडियो बनाने का प्रयास मिलेगा समय तो मैं ज़रूर उस पर व्याख्या करते हुए आपको वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मैंने आपको 4 बताए, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, लोएस्ट, ये 3 तो विकल्प में ही दिया गया है। एक ध्यान रखिएगा मकालू और दूसरा धौलागिरी, ध्यान रखिएगा ये जो है नेपाल में स्थित चोटियाँ हैं। बाकी चीज़ें नंदा देवी भारत में ही उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, ये है भारत के। तो ये भारत की चोटियां हैं, बाकी चीज़ें आप उन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए इस पर ज़्यादा समय ले लिए। प्रश्न नंबर दूसरा का रहा है कि देश में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ी नदी दूसरा कौन सी है वो आप बता दीजिएगा बस इसमें। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है ये। याद रखिएगा गंगा के बाद इसी का नाम आता है लंबाई के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी में। तो दूसरा पूछ रहा है तो पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा, और यह प्रश्न करा कि भारत की जलवायु को मोटे तौर पर किस प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। भारत की जलवायु को, तो भारत की जलवायु माने तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस जलवायु का पड़ता है भारत पर, तो वो पड़ता है मानसूनी जलवायु, जो मौसम संबंधी जलवायु होती है। क्योंकि भारत के उत्तर में पर्वत हैं और जो भी मानसून आता है चाहे वो पश्चिम से हो, पूरब से हो, तो सीधे ऊपर जाता है और उस पर्वत से टकराकर भारत में वर्षा करने का कार्य करती है। तो सबसे ज़्यादा तो भारत में वर्षा कराती है दक्षिण पश्चिमी मानसून, आप लोगों को पता ही होगा, उत्तर भारत में स्पेशली सबसे ज़्यादा कराती है। तो मानसूनी जो होता है ना, वो भारत की जलवायु सबसे मोटे तौर पर माना जाता है, प्रभावित करती है। तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 पर। इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। विकल्प आपके सामने है, आप उत्तर चुन लीजिएगा। तो इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है वो आपको बताना है। तो कौन सी नदी का नहीं है, तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का
जो उत्तर में हमारा हिमालय पर्वत है उसके तिब्बत वाले क्षेत्र में इसका उत्पन्न हो गया, मतलब ये नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ये नदी निकलती है और तिब्बत होते हुए अरुणाचल प्रदेश जाती है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आकर बांग्लादेश में आकर सीधे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका भारत में उद्गम नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, रिएक्टर स्केल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके परिणाम को मापन के लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल की बात हो रही है तो किसका मापन किया जाता है रिएक्टर स्केल पर? तो वह किया जाता है भूकंप की तीव्रता का मापन। प्रश्न पूछे भूकंप का तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल पर किया जाता है। लेकिन भूकंप का अध्ययन किस में किया जाता है? सिस्मोग्राफ में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न नंबर 7, किन कारणों से एवरेस्ट पर चढ़ते समय आपकी नाक से खून निकलने लगता है? किन कारणों से के कारण? विकल्प आपके सामने है। तो किन कारणों के कारण नाक से खून निकलने लगता है? तो वह निकलने लगता है दोनों के कारण, ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो मतलब जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सांस ज़्यादा जोर में लेना पड़ता है, उसी कारण आपका ब्लड आने लगता है नाकों से, ध्यान रखिएगा। ऐसी घटनाएं एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा चढ़ते समय देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 8, मिट्टी का अध्ययन। मिट्टी का अध्ययन को क्या कहते हैं? विकल्प आपके सामने है और काफ़ी महत्वपूर्ण विकल्प दिए हैं तो उनको भी ध्यान में रख लीजिएगा। अब देखिए बी वाला विकल्प ऐसे ही पकड़ा जाता है, पेडिलॉजी। पेडिलॉजी में भूमि विज्ञान का या मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पैलेंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन, इकोलॉजी में पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जाता है और जियोलॉजी में भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब क्या है? समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब क्या होता है? वायु का जो प्रेशर होता है उसको कहते हैं वायुदाब। तो वो कितना होता है वो मिली बार में आपको बताना है कितना होता है। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो 1013.25 मिली बार होता है, ध्यान रखिएगा। पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा 9वां का। अब चलते हैं आगे और प्रश्न नंबर 10, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है वो आपको बताना है। इस वीडियो की व्याख्या मैं करूंगा थोड़ा बहुत जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे। विकल्प आप चुनिए जल्दी से। देखिए भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर सबसे ज्यादा मिट्टी की बात करें तो वह जलोढ़ मिट्टी होती है, जो कि पहाड़ों से जो नदियां आती हैं वो काट कर लाकर पर्वतीय क्षेत्रों में इसका विस्तार करती है। जलोढ़ मिट्टी काफी उपजाऊ मिट्टी पाई मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी को, और यह 43% हिस्से पर भारत के पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है लाल मिट्टी, ये 18% हिस्से पर पाई जाती है। उसके बाद आता है काली मिट्टी, और काली मिट्टी 15% हिस्से पर पाई जाती है, और 3.4% हिस्से पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। स्पेशली दक्षिण भारत के क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी देखने को मिलता है। अगर लेटराइट मिट्टी की बात किया जाए तो ये मिट्टी जो होता है ना, ये घरों के जो ईंट होते हैं उनका बनाने में लेटराइट मिट्टी का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। चाय की खेती इसमें की जाती है, आप समझ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका सी जलोढ़ वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 11, नेपाल हिमालय किसके बीच स्थित है? नेपाल हिमालय किसके बीच स्थित है आपको बताना है। देखिए यहाँ पर विकल्प जो दिया गया है उसके अनुसार हिमालय को पश्चिम से पूरब की दिशा में बांटने का कार्य किया गया है। हिमालय को उत्तर से दक्षिण भी बांटा जाता है और पश्चिम से पूरब बांटा जाता है, लेकिन इसमें जो है बांटने का कार्य किया गया है तो वह पश्चिम से पूरब की तरफ बांटने का कार्य किया गया है। उसी तरह आपको बताना है कि नेपाल हिमालय किसके बीच में स्थित है। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा काली और तीस्ता नदी के बीच में जो है नेपाल हिमालय स्थित है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के एक पश्चिम बहने वाली नदी नहीं है? इसमें से कौन सी एक नदी नहीं है जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी नहीं है? तो आपको बताना है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक पश्चिम के बहने वाली नदी नहीं है? तो इसमें से कौन सी नदी जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नहीं है? तो वह है कृष्णा नदी जो है
पश्चिम की तरफ बहने वाली नहीं है। बाकी तीनों नदियां जो है पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा, साबरमती, लूनी नदी ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। कृष्णा नदी पश्चिम की तरफ नहीं बहती है, ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की ये नदी है कृष्णा नदी। और एक मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको एक प्रश्न कराया था कि कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी। ध्यान रखिएगा, काफी बार पूछा जाता है कि माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटने का कार्य करती है। प्रश्न नंबर 13, भारत के किस तट पर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है? किस तट पर स्थित है? तो तट तो कोंकण तट पश्चिम में स्थित है और विकल्प आपके अकॉर्डिंग मारना है, तो यह पश्चिमी तट वाला जो विकल्प है सही हो जाएगा। दरअसल हुआ क्या था कि मुंबई वाला जो बंदरगाह था उस पर ज्यादा लोड हो गया था, इसीलिए इस लोड को कम करने के लिए उसके जस्ट नीचे यानी थोड़ा सा नीचे नवा सोवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ये मशीनीकृत नया बना हुआ बंदरगाह है। इससे एक और भी रिलेटेड प्रश्न आएगा तो उसमें भी इसकी बात किया जाएगा। पश्चिमी तट जो है ये वाला विकल्प है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोरतम कोयला कौन सा है? उच्चतम गुणवत्ता वाला, अब जो विकल्प में दिए गए हैं सभी कोयले के प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। 4 ही प्रकार होते हैं कोयले के जो विकल्प में दिए गए हैं। इसमें से उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है वो आपको बताना है। तो डी वाला विकल्प एंथ्रासाइट कोयला जो है सबसे उच्च कट्टी का कोयला माना जाता है। कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा इसी में पाई जाती है, एंथ्रासाइट जो कोयला होता है। प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन सा भारत का सबसे कंटेनर बंदरगाह है? कंटेनर, पॉइंट ध्यान रखिएगा, कंटेनर बंदरगाह है। तो कौन सा बंदरगाह है वो आपको बताना है। अभी हमने पीछे प्रश्न किए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नवा शोवा बंदरगाह भी इसको कहा जाता है और ये मशीनीकृत पूरी तरह से बंदरगाह है। तो सबसे ज्यादा कंटेनर इसी पर गिरेंगे क्योंकि मशीनीकृत बना हुआ है, तो मशीन से ज्यादा जल्दी काम हो जाता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ऐसे जोड़कर याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि भारत सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है वो आपको बताना है। तो कौन सा होगा? तो कुशोक बगुला रिम्छो हवाई अड्डा जो है सबसे ऊंचा हवाई अड्डा भारत का है। प्रश्न नंबर 17, हिमालय के समांतर डैश डैश पर्वत श्रृंखला है। तो हिमालय के समांतर कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? तो वह 3 है। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 17 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18। और प्रश्न नंबर 18 का कि सार्वजनिक कंपनी बनाने वाला भारत में पहला बंदरगाह कौन सा है? सार्वजनिक कंपनी बनाने वाला भारत में पहला बंदरगाह कौन सा है वो आपको बताना है। तो कौन सा बंदरगाह है? तो एननौर जो बंदरगाह होता है वो सार्वजनिक कंपनी बनाने वाला पहला बंदरगाह है। तो सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 18 का। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 19। और प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपको बताना है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह गोदावरी। मैंने पिछले भी प्रैक्टिस सेट में इसको कराया था और इसमें भी करा दिया। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी ये गोदावरी नदी है। वृद्धगंगा के नाम से इसको जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा भी इसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 20, विश्व में अभ्रक भारत का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य विश्व में पूछ रहा है, तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है आपको बताना है। तो देश तो भारत ही होगा, राज्य पूछ देगा तो केरल को टिक कर दीजिए। केरल के रेत में सबसे ज्यादा ये अभ्रक उत्पादक होता है। तो 20 का ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस शब्द को भूरा कोयला कहा जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार इसको मैंने प्रश्नों में परीक्षाओं में देखा हुआ हूं। तो ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द को भूरा कोयला कहा जाता है? किसको? लिग्नाइट कोयला को। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22। आ गया महत्वपूर्ण प्रश्न। धौलाधर श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है? धौलाधर श्रेणी जो है किस हिमालय का हिस्सा है वो आपको बताना है। तो किस हिमालय का हिस्सा है? तो यह है निम्न हिमालय का हिस्सा। निम्न का मतलब नीचे वाले क्षेत्र का हिस्सा जो है धौलाधर जो पहाड़ियां हैं वो स्थित है। कुमाऊं हिमालय अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ बात करेंगे तो उस वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है। ए वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। विकल्प के अकॉर्डिंग आपको मारना था। प्रश्न नंबर 23, और हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किस भाग है? पीर पंजाल पर्वतमाला जो है किस भाग में है हिमालय के? विकल्प आपके सामने है और निम्न हिमालय के अंतर्गत ये भी आता है 23 का। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा।
हिमालय के पर्वत से ज़्यादा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? जोजिला दर्रा जो है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है वो आपको बताना है। हालांकि जोजिला दर्रा सिक्किम राज्य में है, अब वो किस पर्वत श्रृंखला में आएगा वो आपको बताना है। तो वो है जास्कर श्रृंखला में। जास्कर वाली जो श्रेणियां होती है वो सिक्किम वाले क्षेत्र में, मेघालय वाले क्षेत्र में, असम वाले क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, जास्कर श्रेणियां। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन कच्चे तेल पेट्रोलियम उत्पादित करता है? तो कौन कच्चे तेल पेट्रोलियम उत्पादित करता है? तो कौन करता है भैया? कौन सा? ये जो प्रश्न जो पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा, मतलब कि जैसे कि आप पहले विकल्प का उत्तर चुनिए। इसमें से जो विकल्प से बॉम्बे हाई और पश्चिमी बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल का डिगबोई वाला क्षेत्र जो असम में है स्थित, और पूर्व में बम्बई हाईवे जहाँ से तेल उत्पादित होता है, मतलब तेल जहाँ वहाँ रखा गया होता है, तो वो होता है क्षेत्र हमारा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कह सकते हैं। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 25 का। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांत्रिक चट्टान नहीं है? कायांत्रिक चट्टान नहीं है, इसमें से आपको बताना है। चट्टान 3 प्रकार की, आग्नेय, अवसादी और कायांत्रिक चट्टान। देखिए, कायांत्रिक चट्टान जो है एकदम परिवर्तित रूप होती है, जल और धूप वायु के द्वारा उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसी को कायांत्रिक चट्टान कहा जाता है। इसमें से नहीं है वो आपको चुनना है। तो कौन सा? चूना पत्थर जो है कायांत्रिक चट्टान के अंतर्गत नहीं आता है। संगमरमर, क्वार्टज, स्लेट ये कायांत्रिक चट्टान के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए वाला विकल्प जो है 26 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, किस मृदा को रेंगुड़ के नाम से भी जाना जाता है? किस मृदा को जाना जाता है भैया? ये काली मृदा को जाना जाता है, कपासी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। कई बार पूछा गया कि रेंगुड़ मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं? काली मिट्टी को, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है 28 कि ग्रेट विंध्यन हाईलैंड मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना है? ग्रेट विंध्यन हाईलैंड मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना है वो आपको बताना है 28 प्रश्न का। तो किस प्रकार की? तो अवसादी चट्टानों से बना है। बी वाला विकल्प जो है 28 का इसका सही हो जाएगा, अवसादी चट्टानों से। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 29 और यह प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किस हवाई अड्डे का नाम पहले दमदम हवाई अड्डा था? किस हवाई अड्डे का? काफी अच्छा नाम है, दमदम हवाई अड्डा था। किस हवाई अड्डे का नाम पहले था? परिवर्तित हो गया नाम। तो किस हवाई अड्डे का था? तो नेता सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है उसका दमदम हवाई अड्डा था। सुभाष भी दमदम ही थे, फेमस आदमी थे सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 30, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाजन भू प्रॉपर्टी के निर्माण के समय से ही पुराने भूभाग के लिए जाना जाता है? फिर से प्रश्न पढ़ते हैं, भारत का कौन सा भू आकृतिक विज्ञान प्रॉपर्टी के निर्माण के समय से ही पुराने भूभाग के लिए जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है आपको बताना है। तो देखिए, भू प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया पुराने भूभाग के नाम से जाना जाता है। पुराना भूभाग इसमें से कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र जो पुराना भूभाग आ जाता है। तो 30 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 और यह कह रहा है कि यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो ये नाम भी काफ़ी चर्चित नाम है, ध्यान रखेंगे जब आप नदियों में पढ़े होंगे। तो किसको नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को। तिब्बत के चीन वाले क्षेत्र में इसको यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 32, टांगरी नदी डैश डैश की सहायक नदी है। टांगरी नदी किस नदी की सहायक नदी है वो आपको बताना है। तो काफ़ी छोटी नदी है और किसकी सहायक नदी है? तो ये घग्गर नदी की जो है सहायक नदी है। 32 का बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, काठियावाड़ प्रायद्वीपीय किसका उदाहरण है? काठियावाड़ प्रायद्वीपीय किसका उदाहरण है? तो यह किसका उदाहरण है? तो यह जलमग्न तट रेखा होता है, एक वो जल से मग्न रहता है। काठियावाड़ प्रायद्वीपीय भारत में ये स्थित है, ये कहलाता है। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 34 और यह करा कि भारत में डैश डैश भू आकृति क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो भारत को कितने भू आकृति भागों में विभाजित किया गया है? तो वह 6 भागों में इसको विभाजित किया जाता है भारत को भू आकृति के क्षेत्रों में। 34 का ए वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 35 और यह करा कि पश्चिमी घाट के पश्चिम और पूर्वी घाट के पूर्व में डैश डैश स्थित है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में डैश डैश में स्थित है। क्या स्थित है वो आपको बताना है। तो क्या है वो तटीय मैदान वाला क्षेत्र होता है ना, उसी को कहा जा रहा है यहाँ पर। तो बी वाला विकल्प दोनों साइड पाया जाता है, तो बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए ऐसे तो आप 8 प्रकार कह सकते हैं, लेकिन मुख्य 4 प्रकार की ही मिट्टियाँ पाई जाती है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। लेकिन 4 प्रकार की और मिट्टियाँ होती है, जैसे कि पर्वतीय मिट्टी हो गई, डेल्टाई मिट्टी हो गई, फिर उसके बाद 2 और मिट्टी आती है, मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब कि 8 प्रकार से आप कह सकते हैं कि मिट्टियाँ जो है पाई जाती है। लेकिन मुख्यतः पूछे तो 4 प्रकार का, जैसे कि आप जैविक मिट्टी कह सकते हैं, क्षारीय मिट्टी कह सकते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी कह सकते हैं, वनी मिट्टी कह सकते हैं। तो ये 4 प्रकार का हो गया, 4 प्रकार का वो मिट्टी हो गई। तो 8 प्रकार, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। मुख्य पूछेगा तो 4 मारिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी समुद्र तट का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी समुद्र तट का हिस्सा नहीं है, इसमें से आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है? तो वह है कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु के पूर्व वाले क्षेत्र में पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्रों में। बाकी तीनों काठियार तट, कोंकण तट, मालाबार तट पश्चिमी भाग वाले हिस्से में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 38 ब्रह्मपुत्र नदी भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है वो भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है वो आपको बताना है। तो किससे प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी? कई बार इसकी बात कर चुका हूँ। अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है जो है ब्रह्मपुत्र नदी, और असम में एक बहुत बड़ा नदी द्वीप बनाती है जिसको माजुली नदी द्वीप कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप वो है, ध्यान रखिएगा। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना डैश डैश में की गई थी। तो भारतीय विमान प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था वो आपको बताना है। तो कब किया गया था? तो वह 1995 में किया गया था। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 39 का। प्रश्न नंबर 40 और यह कह रहा है कि नदी को प्रायः वृद्ध गंगा तथा दक्षिण भारत के रूप में जाना जाता है। किस नदी को जाना जाता है इसमें से? तो वह गोदावरी नदी। कई बार इसकी बात कर चुके हैं, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 ब्रह्मपुत्र नदी डैश डैश से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है वो आपको बताना है। तो चीन का एक क्षेत्र है चियांगमुआंग, जो मानसरोवर झील के पास से ही ये चियांगमुआंग एक क्षेत्र माना जाता है, वहाँ से निकलती है। ये वाला विकल्प 41 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है वो आपको बताना है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट, मुंबई बंदरगाह भी आप कह सकते हैं। मैंने अभी पीछे भी बात किया था कि मुंबई के जो बोझ को कम करने के लिए नवा सुभाष जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की स्थापना उसके जस्ट नीचे ही किया गया था। तो सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह या मुंबई पोर्ट कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी इसमें से पूछ रहा है, तो कौन सी है? तो वह तुंगभद्रा नदी। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी, ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी की सबसे बड़ा सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 44 भारत की जलवायु को मुख्य रूप से एक वर्ष में डैश डैश मौसमों में बांटा गया है। एक वर्ष में कितने मौसमों में बांटा गया है जलवायु को वो आपको बताना है। तो कितने? 4 मौसमों में बांटा जाता है, ध्यान रखिएगा, 4 मौसमों में बांटा जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 45 और वह कह रहा है कि प्रारंभिक टूट के भूकंप के बिंदु को, प्रारंभिक टूट के भूकंप के बिंदु को डैश डैश कहा जाता है। मतलब जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उस क्षेत्र को आप क्या कहते
हैं, ये बात पूछ रहा है। तो उसको अब केंद्र कहा जाता है। जहाँ से जैसे बीच वाले क्षेत्र से भूकंप उत्पन्न हुआ ना, तो इसको अब केंद्र कहते हैं, बीच वाले क्षेत्र को। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर है 46, रिंग ऑफ फायर जिसमें आमतौर पर सबसे अधिक भूकंप प्रण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, किस महासागर में स्थित है? इसको रिंग ऑफ लाइट भी कहा जाता है। वहाँ प्रकाश सबसे ज़्यादा उत्पन्न करता है। ये जब ज्वालामुखी निकलता है तब जो भूकंप की प्रक्रियाएं होती है। तो विकल्प आपके सामने है और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। सबको पता है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बनी हाल दर्रा स्थित है? किस क्षेत्र में बनी हाल दर्रा स्थित है? हालांकि ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन किस क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में आपको बताना है। तो वह किस क्षेत्र में है? तो वह है पीर पंजाल की जो श्रेणियां है उस क्षेत्र में ये पाया जाता है, बनी हाल दर्रा। फेमस है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 48, बाहरी हिमालय को डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है। बाहरी हिमालय को डैश डैश के रूप में क्या जाना जाता है? तो वह जाना जाता है शिवालिक हिमालय को बाहरी हिमालय के नाम से जाना जाता है। नीचे वाला क्षेत्र जो होता है वो उसी को बात हो रही है, नीचे वाले क्षेत्र को। तो ध्यान रखिएगा, नीचे वाला जो क्षेत्र होता है शिवालिक हिमालय या उप हिमालय भी कह सकते हैं, जिसमें हरिद्वार आता है कि देहरादून वाला क्षेत्र जो आता है उसी को कहा गया है बाहरी हिमालय, सबसे नीचे वाला क्षेत्र। ठीक। प्रश्न नंबर 49, और चट्टानों के अध्ययन से संबंधित भूविज्ञान की शाखा को डैश डैश कहा जाता है। चट्टानों का अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं, इसमें आपको बताना है। तो उसको पेट्रोलॉजी कहा जाता है। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और वह है, हिमालय कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? वो यार, कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है हिमालय? तो वो आपको बताना है। हिमालय तो काफ़ी भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है, तो हमारा डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, 12 राज्यों से गुजरता है। तो 50 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।